लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक में चल रहा है, लेकिन इस अनलॉक में कोरोना ने अस्पतालों के बेड को लॉक कर दिया है। देश भर में अब मंत्री और जनप्रतिनिधि भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, जिसकी वजह साफ तौर पर लापरवाही कही जा सकती है। राजस्थान में भी 2 दर्जन के करीब नेताओं को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मंत्रियों के साथ नेता शामिल है। हालांकि बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि RUHS में 4 गुना बेड को हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा। तो राजस्थान में कोई कोर कसर हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। हर रोज एक न एक नया स्टेप हम उठा रहे हैं। अब अभी 300 बेड जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें हाई फ्लो ऑक्सीजन के वो इंश्योर करने की बात हुई है। 4 गुना बेड यहाँ पे RUHS में बढ़ाने की बात हुई है। 100 बेड कोविड केयर के RUHS में बनाने की बात की गई है। और जैसे मैंने कहा, एक अस्पताल अगर सरकारी और हमको इस काम के लिए लेना पड़ा तो हम वो भी निर्णय करेंगे। कोरोना को लेकर गाइडलाइन तय है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जरूर आमजन और नेताओं ने इनका पालन किया, लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधि भी सोशल डिस्टेंसिंग से दूर होते दिख रहे हैं। पिछले दिनों की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि जनता को राय देते हैं वो खुद कितना पालन करते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें देखें या फिर भाजपा के प्रदर्शन की, सब जगह पर गाइडलाइन को साइड किया गया है। हालांकि ये माना जा सकता है कि जनप्रतिनिधि की जनता के बीच जाने की मजबूरी होती है। भीड़ के बीच जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि मानते हैं कि गाइडलाइन सिर्फ जनता के लिए बनी है, तो ये गलत है। कोरोना ने भी दिखा दिया कि जनता और मंत्री नेता के बीच कोई फर्क नहीं है। जो लापरवाही करेगा वो शिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की महामारी को लेकर के। कई एंगल से हमने बातचीत की है। कोरोना वॉरियर्स को लेकर भी बात की, कोरोना जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनसे भी बात की, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी जन टीवी ने समय समय पर कोशिश की। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा ऐसा है जो समाज में एक सवाल खड़ा करता है। अभी कोरोना के जो हालात बने हैं निश्चित रूप से बिगड़ते जा रहे हैं। बेशक हम ये बात कहें कि अब सब कुछ ठीक होगा, हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी कब होगी, कैसे होगी, बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि कोरोना एक डरारा है और डर के आगे जीत है, ये तो सही है, लेकिन ये डर कब तक, और डर की कोई वजह होनी चाहिए। और फिलहाल वजह जो सामने आ रही है वो है लापरवाही। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे माननीय विधायकों की, माननीय नेताओं की, उनकी आप देखिए। पैंडेमिक लॉ जो है वो सबके लिए एक समान है, वो चाहे चुना हो जनप्रतिनिधि हो या फिर एक आम जन हो। करोड़ों रुपए राजस्थान में आम जन से पुलिस ने वसूले हैं महामारी सुरक्षा अधिनियम के तहत। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये अंदाजा लगाइए, निश्चित रूप से आम इंसान की भी चिंता हर समाज के व्यक्ति को होनी चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए। उनकी सेहत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लापरवाही जिस तरह से हो रही है उसका क्या? तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेंद्र जोशी साहब राजस्थान पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आशीष चतुर्वेदी साहब भाजपा से हैं।
वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जोशी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो दृश्य देख रहे हैं हम, ये बात सही है कि जब बहुत कम केसेस थे देश में, उस वक्त तो हम इतने डर चुके थे कि पता नहीं क्या होगा, और जब अब विस्फोटक हालात हैं तो हमने सब कुछ खोल दिया। और खोलने के बावजूद भी आप ये देखिए कि जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिन्हें देख करके लगता है कि ये कानून के रखवाले होंगे, कानून बनाते हैं, लेकिन वो एक दिशा तय करते हैं समाज की, हमारे युवाओं की, एक उस तबके की जो उन्हें फॉलो करता है। आप ये तस्वीरें देखिए, धरने, प्रदर्शन, जगह जगह गैदरिंग, ये कुछ संकेत देती है। तो कानून क्या कहते हैं ऐसे में? कानून क्या इनको छूट दे रखी है या फिर कानून एक आमजन के लिए है? नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा। ये दो परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो ये लॉकडाउन जो पूरा खोल दिया गया है और इसके अंदर सब लोग नागरिक बाहर निकल गए हैं, ये तो स्वाभाविक है, ये होना आवश्यक था, क्योंकि 3 महीने तक इसको रोकना, और हमारे देश के अंदर गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं जो प्रतिदिन काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, और सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि उन लोगों को रोजगार दे सके या उन लोगों को खाने पीने के संसाधन पेश कर सके। अब मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है, वो मैंने आज पढ़ा था, देखा था कि डीजी साहब ने ये कहा है कि हमने 5,93,000 लोगों के चालान बनाए हैं, 8 करोड़ 80 लाख रुपया हमने वसूल किया है, और 5,000 रोज चालान बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। पुलिस के साथ, पुलिस का काम भी है, पुलिस और काम भी करती है, साथ साथ में ये काम भी करती है। इसके अंदर अन्य संस्थाओं को भी लगाना आवश्यक होता है, जो नहीं लगाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है, सैनिटाइजेशन की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है, और फेस मास्क तो आप भी देख रहे हैं कि जहां भी 4 या 5 नेता खड़े होते हैं तो फेस मास्क को नीचे सरका करके और फिर अपनी फोटो दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं, दुकानों पे जाता हूं, दुकानों पे देखता हूं तो अड़ते हुए लोग, सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो एक दूसरे से टच करते हुए लोग, किन्हीं के यहां प्रोग्राम है तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो लोग समझते ही नहीं है, जबकि इसके अंदर 2 गज है। 2 गज का तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। और आज ऐसी स्थिति इसीलिए से भयावह हो गई है, चाहे आप अस्पताल में चले जाओ, चाहे आप बाजार में चले जाओ, चाहे सब्जी मंडी में चले जाओ, 2 गज की दूरी तो कहीं भी पालना नहीं की जा रही। अब इसके लिए क्या है, जो पूर्व में जेटास्टर अधिनियम बना हुआ था, वो उसके अंदर सजा की कमी थी, उसके अंदर 1,000 रुपए तक जुर्माना था, और उसके अंदर 6 महीने की सजा थी। लेकिन उस अधिनियम के अंदर ये पालना नहीं हो पा रही थी कि ये जो राष्ट्रीय महामारी है, इसके अंदर किस प्रकार से हम काबिज कर सकें, इसको कब्जा कर सकें, इसको रोक सकें। उसके लिए राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश जारी किया गया 2020। उसके अंतर्गत बहुत सारे नियम और कानूनों की पालना की गई। उसमें यह बताया गया कि किन किन अधिकारियों को इसकी पालना करने को अधिकृत है, किन किन को अधिकृत नहीं है, कहां कहां, जैसे शादी है, ब्याह है, मरण मौत है, इन सब जगह पर, कहीं बाजार में है, कहीं फैक्ट्रीज में है, अस्पतालों में, सब जगह कितने कितने लोग कहां कहां उपस्थित होंगे, और अगर नहीं होंगे तो किन के ऊपर कितना जुर्माना होगा। जैसे दुकानों के ऊपर है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं जोशी साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कानून यह देखता है कि राजनीतिक दल के बाशिंदे हैं या फिर ये आमजन है? आमजन अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो पुलिस के पास में डंडा है, प्रशासन के पास में है कि आपने महामारी अधिनियम को तोड़ा है और आप पे इतना जुर्माना है, आपको गिरफ्तारी भी की जा सकती है। गिरफ्तार हुए भी हैं लोग। और जब धरने चलते हैं, प्रदर्शन चलते हैं, उनमें कौन से सोशल डिस्टेंसिंग होती है? तो यहां आंख क्यों मूंदी जाती है? किसी इंसान की जान से भारी, अगर कोई जान से बड़ी कोई चीज हो सकती है, अगर ये स्थितियां अगर किसी आदमी या समाज की स्थिति पर भारी पड़ रही थी, उनके क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए योगेंद्र जी, जब राजनेताओं की राजनीति पर कोई इस प्रकार की पीड़ा आ रही हो, जो इस आपदा से भी बड़ी हो, तो वो इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे कर सकते हैं? उनकी राजनीति इसी पर निर्भर करती है कि वो इस प्रकार के धरना और प्रदर्शन करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी राजनीति कहीं न कहीं धोखे में रह जाती है।
मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों के ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है, लेकिन ये राजनीतिक दल चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ये राजनीतिक दल उनके ऊपर कार्रवाई करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी है, जिनकी सरकार होती है वो इसमें पालना नहीं कराते हैं। दूसरी जो विरोधी पार्टी है उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती है। तो कुल मिलाकर छूट दी जा रही है एक तरह से, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है और इन लोगों को छूट दी जा रही है, जबकि एविडेंस है, ये सामने नजर आते हैं। वापस आ रहा हूं आपके पास, आशीष के पास, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की चिंता इस समाज को होनी चाहिए और समाज जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए, ये हमारा एक सिस्टम भी है। लेकिन अभी हम स्थितियां देख रहे हैं कि लापरवाही समाज पर भारी पड़ रही है इस वक्त, चाहे आमजन की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से हो। एक करके यहां एक जिक्र प्रतिनिधि निश्चित रूप से विधायिका का महत्वपूर्ण अंग, अगर वो दिवंगत हुए हैं, वो अगर मर गए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है वो। तो ऐसे स्थिति में हम इतना जोखिम क्यों ले रहे हैं? अगर धरने प्रदर्शन कुछ दिन टाल भी दिए जाते हैं तो क्या होगा उससे? कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। अभी समाज पर ये जो सब लापरवाही चल रही है, मुझे लग रहा है कितनी भारी पड़ रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। निश्चित रूप से हर व्यक्ति सजग रहे, ये भी यही था। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी अगर डेप्थ में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक ही बात आती है, वह है लापरवाही। वो किसी भी स्तर पे हो सकती है। तो कब रुकेगी ये महामारी? जी आशीष जी। आशीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? स्पीकर म्यूट है उनका, देखो एक बार मेरे वाला। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास में वापस आऊंगा। अभी मैं एक बार के लिए वरुण जी के पास, वरुण जी आपके पास आऊंगा। जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि क्या आंदोलन, राजनीतिक गतिविधियां कुछ दिन टाली की जा सकती? समाज में लोग परेशान हो रहे हैं। किसी को अगर कोविड है, वो उसके परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। किसी ने ब्याह शादी टाल दी, किसी ने अपने और कुछ कार्यक्रम टाल दिए। लेकिन ऐसा क्या है कि राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों को नहीं टाल रहे हैं? कोई बीमारी आ रहा है तो उसके साथ में है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, कहने को कॉन्फ्रेंस के जरिए वेब सम्मेलन है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसे क्यों समाज पे इतना भारी, ये गतिविधियां क्यों भारी पड़ रही हैं अभी? योगेंद्र जी, ये गतिविधि खाली पॉलिटिकल परसेप्शन में ही देख रहे हैं अपन। आप मुझे बताइए, राज्यसभा के चुनाव भी हुए हैं और अभी बिहार के चुनाव भी होने हैं। ये सब जो हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। देखा, पार्लियामेंट और विधानसभा थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन किए गए, बीच बीच में सेशन बुला रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो अपनाना ही पड़ेगा। रही बात माननीयों का, आप कह रहे हो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ जबरदस्ती अपने एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य का मंत्री हो, उसको अपनी आम जनता से जिसके चुन के आता है, वो कोई समस्या होती है तो उसमें उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि कल को आप कह दो कि साहब एमपी एमएलए तो बंद हो गए महामारी के टाइम। तो वो अभी चाहे केंद्रीय मंत्री राजस्थान के कितने संक्रमित हो गए, हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो गए, उनको मिलना तो पड़ेगा, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के। कौन मना कर रहा है? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन लोगों के काम भी करने पड़ेंगे। और आम जनता से सबसे ज्यादा जुड़ाव तो राजनीति के लोगों का, सामाजिक लोगों का ही होता है। वो उस चीज को आप रोक नहीं सकते। जो आप बात कह रहे हो उसमें जो अभी जोशी साहब ने, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने जो बात कही, वो जो आप धरने प्रदर्शन से रिलेटेड कह रहे हो, उसमें अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल रखेंगे, भाई इतना ही होगा, और उसको मेंटेन करें, तो वो जरूर आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो। बाकी ये जो बीमारी है, ये एक तरह से स्प्रेड अप हो चुकी है। इसमें पता नहीं कौन कहां से कैरियर है, मंत्री से मिलने गए, उसके बंगले पे काम कराने गया, उससे इन्फेक्शन आया, किससे आया,
और जो मेन रूट कॉजेज है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों का ध्यान नहीं रहा। मैंने कई बार आपसे भी निवेदन किया था, जो पान गुटके मसाले जगह जगह सड़कों पे थूकते हैं उससे इन्फेक्शन फैलता है। ये जो नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स और पैथ लैब्स गलियों में रेजिडेंशियल इलाकों में खुले हुए, इनसे जबरदस्त फैलता है तो इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है पूरे देश में। तो ये चीजें अपन रूट कॉज में जा नहीं रहे। माननीय, अपन जो कह रहे हैं माननीय तो है, जनता ने चुना है इन लोगों को, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, जन प्रतिनिधि है, तो उनका जो खाली धरने प्रदर्शन वाला जो है उसमें डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन जो मेंटेन करना चाहिए उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा है। बाकी नेताओं को तो मिलना ही होगा पब्लिक से, उसको आप रोक कैसे सकते हो? बिल्कुल मिलिए, कोई नहीं रोक रहा उनको, लेकिन कुछ तो ध्यान रखें। बिल्कुल एकदम मिक्सअप हो रहे हैं, किसी का पता कौन कैसे आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखना ही चाहिए। नहीं, डिस्टेंसिंग का जहां तक संभव है सारे लोग कोशिश करते ही हैं। कोई भी खुद बीमार होना नहीं चाहता, कोई बीमारी में खुद अपना असर थोड़ी डालना चाहता है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आप राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश की क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनतांत्रिक व्यवस्था है। अभी चाइना हो चाहे रशिया हो या दूसरे जैसे जहां पे मिलिट्री रूल्स है, वहां की तो आप कह सकते हो। हिंदुस्तान की एक तो पॉपुलेशन रेशियो बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी आप किसी को जन आक्रोश को या कोई ऐसा पब्लिक का मुद्दा आ गया, उसको अगर आप नहीं करते हो तो भी जनता फिर उस पर आरोप लगाएगी, भाई विपक्षी पार्टी है, सत्ता पक्ष है, क्यों नहीं हमारी बात को उठा रहा। सिर्फ इसमें जो है, जो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत करनी चाहिए, तो वो करते तो ये चीज आज प्रश्न में नहीं आती डिबेट में। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम चाहते हैं, वही चाहते हैं। बिल्कुल, जब देखिए कोई भी कहीं पे भी मिलता है तो लोगों में एक दहशत होती है कि अच्छा वहां पे मिल गया। कुछ लोग मजदूर हैं, कोई काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो सब कुछ आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालत का आपको अंदाजा होगा क्या पोजीशन है इस वक्त। तो लोग सिफारिश ये कराते हैं कि बेड मिल जाए, हमारे पास में वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन के लिए जितने बेड्स होने चाहिए उन फुल बताए जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है, तो कम से कम सावधानी से तो इससे निजात पाए। हम आशीष चतुर्वेदी जी के पास में जाएंगे। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी, सवाल है आपसे भी मेरा, क्या राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को कुछ दिन के लिए टाल नहीं सकते? मालूम है कि हालात क्या बन रहे हैं, ये बात सही है कि सब ओपन हो गए तो राजनीतिक दल क्यों पीछे रहे, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन उस गाइडलाइन को तो पालना करनी चाहिए। समाज के हर तबके से जब हम उम्मीद करते हैं तो राजनीतिक दलों से भी तो की जानी चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि जो राजनीतिक में जो लोग बैठे हुए हैं वो समाज के मार्गदर्शक होते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीतिक धरने और प्रदर्शनों की बात है तो वो किए जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरती जाए। और अभी बात, कोरोना जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये फलाना आदमी राजनेता है या विधायक है या मंत्री है या एक सामान्य। तो कोरोना का प्रभाव सब पर व्यापक रूप से पड़ रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। तो फिर कानून क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा है? अगर कोई जनप्रतिनिधि उसकी उल्लंघन कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, तो कानून ऐसा होना चाहिए कि हमने जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई की है। क्यों, ये सब मेरा मत है। कानून समान रूप से सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। पोस्ट लगा रखे हैं जगह जगह पे कि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम नहीं हुआ है, सावधानी रखें, मास्क पहने। प्रधानमंत्री की खुद की गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी रखनी है, तो वो सबको रखनी चाहिए। उसमें कोई राजनेताओं को ऐसा नहीं कि उससे कोई रिबेट मिली हुई है, तो राजनेताओं को कोई रिबेट नहीं मिली हुई है। निश्चित रूप से राजनेताओं को उसका पालन करना चाहिए। अभी हमने एक तस्वीर देखी थी, आपने 2 दिन पहले एक MNIT के बाद धरना हुआ, जिसमें प्रमुख अखबारों में एक तस्वीर हमने देखी कि सचिन पायलट ने जो मास्क पहना हुआ है और जो हमारे मंत्री हैं प्रताप सिंह जी, उन्होंने कोई मास्क ही नहीं पहना हुआ है। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हम समाज को एक मैसेज नहीं दे रहे हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि लोग तो समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे और जनता फिर सोचेगी कि नहीं, ये कोरोना निश्चित रूप से एक भयावह बीमारी तो चली रही है, अब इसका प्रकोप भी बढ़ रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा। मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ गए हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी, आज चाहे नेता के हो, चाहे अभिनेता के हो या फिर आमजन के हो, किसी के भी हो, निश्चित रूप से समाज को उसके लिए चिंता करनी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन अभी जो कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ी वजह लापरवाही है इसमें। पहले चलिए हम मान के चलते हैं कि देश पूरी तरह से तैयार रहा, नहीं रहा, क्योंकि कोरोना एक अजीब टाइप की एक बीमारी रही और हमारे यहाँ पे भी पहुंच गई। लेकिन अभी मैं ये तो नहीं कह सकता इसे रोका जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं।
ये कहीं ना कहीं हमारा जो नेग्लिजेंसी है उसकी वजह से एक आम जन इसका शिकार हो रहा है और कर कोई रहा भर कोई रहा है, आम आदमी यह भी कहता है। तो अभी आपको लग रहा है कि जो स्थितियां और जो हालात अभी हैं उससे तो फिर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। जी योगेंद्र जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हर जो पॉलिटिशियन होता है या जो फिल्मों का हीरो होता है उनके सबके फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग होती है। जी, फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको फॉलोवर भी बहुत करते हैं। तो पॉलिटिशियन का यह पहला राजधर्म है, जो कि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है पूरे देश में, उस स्थिति में कि हम ऐसा काम करें जिससे किसी भी सूरत में जनता में गलत मैसेज नहीं जाए। अगर हम देखें पिछले 1.5-2 महीने का बाड़ाबंदी देखें, उसके पहले राज्यसभा चुनाव को देखें, तो पॉलिटिशियनों में एक होड़ सी है कि फोटो खिंचाए। माकन साहब आए तो कितने नेताओं ने अपने ये हटा के, मास्क हटा के फोटो खिंचाई। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? जनता सोच रही है कि हमें बेवजह डराया जा रहा है, नेता अगर कर रहे हैं उनके नहीं हो रहा तो हमारे कैसे होगा। तो एक जो जनरल साइकोलॉजी है, एक आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ है उसकी मानसिकता हमेशा अपने नेताओं को फॉलो करने की होती है, एक रोल मॉडल के रूप में लेते हैं उन्हें। जी बिल्कुल। तो दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर की दोषी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को वोटों की राजनीति दिख रही है लेकिन उसके पीछे का जो भयावह चेहरा है वो नहीं देख रहा। आज अगर हम देखें, आज सुबह के हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री जी को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ी, तो आखिर ऐसा क्या जरूरत है? जान से बढ़कर जान है तो जहान है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, पॉलिटिशियन खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जब कोरोना पीक पर है, अब 80,000 पर डे केस आ रहे हैं, उस स्थिति में जनता को जागरूक करने का इनका राजधर्म है। उस राजधर्म को भुलाकर ये सत्ता के मोह में कितने छोटे छोटे जो नेता, अभी तो कितने लोगों के हुआ है पता नहीं है। आपने 4 लोग डाल दिया, ज्योति खंडेलवाल हो गई, पुष्पेंद्र भारद्वाज हो गया, शरद खंडेलवाल हो गया, रमेश मीणा हो गया, विश्वेंद्र हो गया। इनके कितने असिस्टेंट है वो आपको पता चलेगा। जैसे सीएमओ में मिल रहे हैं, राज्यपाल भवन में मिल रहे हैं, विधानसभा के अंदर मिल रहे हैं। पब्बाराम बिश्नोई खुद एमएलए होकर, कोरोना पॉजिटिव होकर उन्होंने विधानसभा का सत्र ज्वाइन किया। तो आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो? आपको जनता ने चुना है। तो एक बार एक बड़ा सवाल इस कोरोना ने यह खड़ा कर दिया है कि क्या एक पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, या जनता के प्रति डेडिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक अहम सवाल है। ठीक है, कोरोना एक विश्व में महामारी है, वैश्विक महामारी है, ईश्वर द्वारा गॉड, एक्ट ऑफ गॉड है, जैसा हमारी देश की वित्त मंत्री ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है। तो एक्ट ऑफ गॉड से तो डरें। आप एक्ट ऑफ गॉड में भी वोटों की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ से बाहर है। आप भोज कर रहे हैं, क्या जरूरत है भोज करने की? वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। जब आप यूजीसी ने गाइडलाइंस दे दी कि आप वर्चुअल क्लासेज चलाइए, तो क्या पॉलिटिशियन नहीं चला सकते वर्चुअल क्लासेज? बीजेपी हल्ला बोल कर रही है महंगाई पर, इन पे, तो बीजेपी वालों को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं कोरोना नहीं है और अशोक लाहोटी जी के कोरोना हो गया? आपके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। तो ये क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप जनता को क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? इस देश की जनता में पढ़े लिखे लोग कितने, राजस्थान में आप सब जानते हैं। तो आपने अवेयरनेस के लिए एक तरफ तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस अवेयरनेस की जो लेयर आपने क्रिएट की है, जो एक आपने लक्ष्मण रेखा खींची, उस लक्ष्मण रेखा को आप खुद ही उलांग रहे हैं। तो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो आखिर आपका मनसा क्या है? क्या आपके लिए वोट इंपॉर्टेंट है? कई राजनेताओं के बेटे आ गए कोरोना पॉजिटिव, तो ऐसी राजनीति को क्या करोगे जब आप अपने परिवार की जान को सासत में डाल रहे हो? राजेंद्र राठौड़ जी का बेटा आ गया पराक्रम, तो आप ऐसी पॉलिटिक्स को क्या करोगे? जब कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश चल रही थी तो दिल्ली में केवड़ी लाल जी से राजेंद्र राठौड़ जी मिले थे, सबको पता है, मना किया। तो आपने वोट और सत्ता के मोह में इस राजस्थान की आम जनता को, अभी जो आम कार्यकर्ता जिसके कोरोना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है प्राइवेट अस्पताल में, बेड नहीं मिल रहे हैं, वो गरीब कहां से देगा उस कार्यकर्ता का? तो कल कोई फोन नहीं उठाएगा क्योंकि उसके नेताजी के भी कोरोना हो गया। तो आप एक तरफ राहुल गांधी जी वहां बयान दे रहे हैं कि हम बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, एक तरफ कार्यकर्ताओं की जान को आप जोखिम में डाल रहे हो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दोहरा चरित्र क्यों जी रहे हो। राज धर्म सर्वस इतनो सो, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा कि राज धर्म सर्वस इतनो सो, पालई पोसई प्रजा को अपनी संतान की तरह पालें। अब जब संतान की तरह तो पालना छोड़िए, आप प्रजा में ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मास्क मत लगाइए, आप अपना चेहरा अजय माकन के साथ दिखाइए। क्या दिखाना चाहते हो आप?
राजस्थान की जनता बहुत भोली भाली है। लोग बाजरा खाते हैं, बाजरा का मतलब जल्दी आदमी भावुक होते हैं राजस्थानी लोग, वो सोचते हैं नेताजी के कुछ नहीं हो रहा, हमारे क्या होगा, और नेताजी मिल रहे हैं आराम से बिना मास्क के। एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और बिल्कुल एक डरावनी स्थितियां बनती है। अभी मैं जो तस्वीर देख रहा हूं सामने, चाहे दोनों ही पार्टियों के हालात देख रहा हूं, किस तरह से मिक्सअप है। आपने मास्क भी लगा रखा है, आपके हाथ खुले हुए हैं, आपने किसी ने वहीं पे अगर किसी ने छींक दिया या खांस दिया तो वहीं से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान में अगर बात करें तो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी बताती हैं। अभी जैसे आशीष चतुर्वेदी जी ने भी जिक्र किया कि प्रताप सिंह जी मास्क ही नहीं लगा रखे थे। आपकी ये क्योंकि एक दूसरे को आईना जरूर दिखाओगे, पर ये कोई इतना जरूरी है कि बिल्कुल हम उन रोल्स को फॉलो नहीं करें, क्योंकि ये रोल मॉडल के रूप में एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को देखा जाता है, उन जनप्रतिनिधियों को देखा जाता है कि मेरा नेता ऐसा है। तो जब डर, ये तो ठीक है, चलिए आप आत्मविश्वास पैदा करिए, लेकिन इतना बेखौफ मत कर दीजिए लोग नियम कायदों को ही भूल जाएं और बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें। ये इजाजत तो नहीं मिलनी चाहिए। योगेंद्र जी, अभी मैंने आशीष जी को भी सुना, जैमिनी जी को भी सुना। जैमिनी जी तो हर बार क्या राहुल गांधी ये इनको दिखाई देते हैं, बीजेपी के नेताओं का नाम तो ये लेना ठीक समझते नहीं है। तीनों मिनिस्टर्स के लिए अरे भाई, आप तो बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हो, या फिर कोई बात अजय माकन का कितनी बार लिया आपने? नहीं, कार्यकर्ताओं के हमेशा देखा है आप जनरलाइज्ड बात नहीं करते हो। जनरलाइज्ड बात करनी चाहिए, मैंने शुरू में वही करी थी। अब बार बार इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हो, जो गलत बात है। राजस्थान सबसे बेस्ट काम कर रहा है पूरे हेल्थ सेक्टर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां राजस्थान दे रहा है। दिल्ली ने कंट्रोल कर लिया, अपने यहाँ हालात खराब है। अरे भाई, दिल्ली में वापस बिगड़ गए। मैं फ्राइडे दिल्ली में ही था, आप मुझे मत बताओ मैं जाया। दिल्ली भी होके आया हूं, जोधपुर भी होके आया हूं, मुझे सारा कंपैरिजन पता है। अब आप योगेंद्र जी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो राजस्थान की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़े अब प्रताप सिंह जी को बार बार आप उसको प्रताप सिंह जी करे जा रहे हो। जिस आदमी ने अस्पताल में जा जाके जब लोगों को, पेशेंट्स को पूछ रहे थे, उनकी पीपीई किट चेक कर रहे थे, सबकी चीजें देख रहे थे, नर्सिंग कर्मचारियों को पूछ रहे थे, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी जा जाके सैनिटाइज कर रहे थे गली मोहल्ले, जब तो उसको अप्रिशिएट आप नहीं कर रहे थे। आज एक जरा सी काम करने वाला होता है ना, काम करने वाला, घर में नहीं बैठे वो काम करने वाला 24 घंटे जाएगा आएगा तो उसके इन्फेक्शन लग सकता है। अपनी जान जो जोखिम पे जाके जनता के लिए काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो आप। गलत मत करो। एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको बीजेपी के एग्जाम्पल है, दूसरी पार्टी और भी है हिंदुस्तान में, उनके एग्जाम्पल नहीं दिखाई दे रहे। गलत बात मैं नहीं सहन कर सकता। आप अगर कांग्रेस को दोषी ठहराओगे तो आप सबको दोषी ठहराइए। गलत जनरलाइज बात करोगे तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। गलत बात मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बीजेपी वालों को भी बता रहा हूँ दोषी है, मैं बीजेपी वालों को भी नाम लिया क्या बीजेपी ने? आप तो बार बार 2 बार तो अजय माकन का ले दिया। राहुल गांधी का क्या रोल है भाई? राहुल गांधी का लिया, आप सुन ही नहीं रहे, उसका हो गया नहीं। वरुण जी, चलिए आप ये चाहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए कि नाम बराबर के 2 आप उनके लिए तो 2 आपके भी ले जाने चाहिए थे। जनरलाइज बात करिए आप, जनरलाइज बात करिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक उसमें तोलोगे जब तो ठीक है। कांग्रेस से बैलेंस करने की क्या जरूरत? आप केंद्र सरकार नहीं थी क्या? मैनेजमेंट किसका था पूरे देश के अंदर? उसमें तो आप नहीं बोलते हो, टिप्पणी करते हो कोई। मैं नहीं करता हूं क्योंकि चलो हो बीत गई सो बात गई, लेकिन मिसमैनेजमेंट तो केंद्र सरकार का था। नहीं फैलता ही क्यों है देश के अंदर? उसकी बात नहीं करोगे आप लोग कोई। और राजस्थान ने मिसमैनेजमेंट किया क्या? राजस्थान ने मिसमैनेजमेंट किया क्या? आप तो ये बताओ इतने टाइम में। देखिए, मिसमैनेजमेंट का एक एग्जांपल बताओ, उसकी क्रिटिसाइज करिए, सरकार संज्ञान मिलेगी। आप जो है हर बार कांग्रेस को दोषी, राहुल गांधी को दोषी, ये गलत बात नहीं है। टीवी चैनल पर आप जनरलाइज बात करिए, जनरलाइज बात करिए। मेरी गलती मैं बोलूंगा, मानूंगा। ठहरा, मैं केंद्र सरकार को भी दोषी मान रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा केंद्र सरकार की। नहीं हुआ क्या केंद्र सरकार का स्टार्टिंग से? यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कोरोना का बढ़ता दायरा। चलिए, वरुण पुरोहित जी ने ठहराया कि केंद्र सरकार से कोई बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार जिम्मेदार है पूरी परिस्थितियों के लिए। मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, गाइडलाइन केंद्र सरकार बना रही है अनलॉक 4 तक, लेकिन
कहीं ना कहीं खामी रह रही है, तो वो रह रही है, इसको अक्सर से पालना नहीं कराई जा रही है। वो चाहे राज्य सरकारों की कमजोरी हो, चाहे केंद्र सरकार की कमजोरी हो, लेकिन ये तय मानिए कि आम जन को भुगतना पड़ रहा है। आम जन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी हो, वही समाज का हिस्सा है, भुगतना सबको पड़ रहा है। तो नहीं, देखिए, नियमों के पालना की बात है, तो नियमों की पालना कौन करवाएगा? केंद्र सरकार करवाएगी, राज्य सरकार करवाएगी? हाँ, ये तो आप लोगों, पुलिस प्रशासन तो राज्य सरकार के हाथ में है ना। हाँ, आवाज आ रही मेरी आप? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है? दोनों राज्य सरकार के हाथ में। तो कोई व्यक्ति अगर नियमों का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो राज्य सरकार को तय करना। और जहां तक बात करें कि राजस्थान बेस्ट स्टेट है, बेस्ट स्टेट है, आज का अखबार आप पढ़ लें तो लोगों को पता पड़ रहा है कि सारे बेड फुल हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रही है। अभी एक केस था कि ऑक्सीजन के कमी से लोगों की डेथ हो रही है। और आज ही एक खबर आई है कि जो सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी सूचना 4-4, 5-5 दिन तक लोगों को नहीं दी जा रही है। इससे वो जो संबंधित व्यक्ति वो 4 जगह घूम रहा है और अनेक लोगों को संक्रमित कर रहा है। जयपुर के अंदर ऐसा हो रहा है, 4000 एक्टिव पेशेंट घूम रहे हैं जयपुर में। आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज कोई पर्सन पॉजिटिव आ रहा है, तो आप उसके घर वालों को, इसके आसपास के संपर्क वालों के पॉजिटिव सैंपल कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये विफलता किसकी मानी जाएगी, आप बताएं? इसमें केंद्र सरकार कहां से दोषी आ रही है? केंद्र सरकार का काम है आपको किट प्रोवाइड करना, वो केंद्र सरकार ने किट प्रोवाइड किया है, आपको किट दे दिया। अब आपकी फुल कैपेसिटी जो आपकी है उसी पे आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं कि आपका सैंपल पॉजिटिव आया है नहीं आया है। 4-4 दिन तक रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, वेरिएशन हो रहा है कि सरकारी लैब में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, प्राइवेट लैब में नेगेटिव आ रही है। चीफ जस्टिस के साथ खुद ये हुआ है राजस्थान के। तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे ना। इसमें मेरे हिसाब से ये पॉइंट दोष देने का है नहीं। ये एक महामारी है जहां पे दोनों को संयुक्त रूप से लड़ना पड़ेगा इस बीमारी से। और जो भी इसकी मतलब आम आदमी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, जो भी इसकी अवहेलना कर रहा है, उस पर आपको एक एक्शन लेना चाहिए, चालान काटने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल। आप देखिए, आप वीआईपी हेलमेट लगा के नहीं बैठा है तो एक अगले दिन खबर आती है कि साहब इस अधिकारी ने इसको 500 रुपए का चालान किया। तो वो खबरें यहां भी आनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए, तो समाज में मैसेज आएगा। बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने तो वही कहा ना, जैसे मिथिलेश जैमिनी साहब ने कहा कि अपने जनप्रतिनिधियों को, एक कदावर नेता को अपना रोल मॉडल के रूप में लोग देखते हैं, उनके बड़े फॉलोअर्स होते हैं और उन्हें देखते भी हैं उसी नजरिए से कि हाँ बिल्कुल हमारा रोल मॉडल है। अगर वो ऐसे करेंगे कि मास्क नहीं लगा रहा, तो सामने एक मैसेज जाता है कि कुछ ही नहीं है, सब डरा रहे हैं, वैसे ही कुछ नहीं है। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हाथ बंधे होते हैं प्रशासन के, या मजबूरी होती प्रशासन की कि जो कानून है उसको हम सख्ती से पालन नहीं करा सकते, और उसका एक ही जरिया है कि या तो कर्फ्यू लगा दीजिए या लॉकडाउन कर दीजिए, और वो अब सरकारें करेंगी नहीं। देखिए योगेंद्र जी, पहले भी आप ही ने खुद ये बात कही है कि राजनेताओं से जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पब्लिक सीखती है। जब हमारे अखबारों में, टीवी चैनलों में जनप्रतिनिधियों को कानून की अवहेलना करते लोग देखते हैं, तो मैं अभी देखता हूं कि लोग मास्क को नीचे लटका के खूब फिरते हैं। जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी देखेगी, मास्क को मुंह पर लगा लेंगे। हालात यह है कि हम इस चीज के लिए जनप्रतिनिधियों की तरफ ही देखते हैं और यही हमारे रोल मॉडल हैं। अब आप देखिए, पिछले 2-3 माह से मैंने कभी भी किसी जनप्रतिनिधि को हॉस्पिटल में जाते, हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था करते, मरीजों की देखभाल करते नहीं देखा। मैंने ये जरूर देखा है कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को अपने बगल में खड़ा करके अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और वो फोटो जरूर आएगी। इसी तरह से बीजेपी वाले वो फोटो जरूर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने सिंसियर हैं तो कम से कम ऐसी फोटोएं लाओ, और अगर उस बीच में आपके कोई कोरोना हो जाता है तो हमें सिंपैथी है। आपके कोरोना इसलिए हो रहा है कि आप भीड़ भाड़ में घुस रहे हैं, वहां अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, वहां इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे जनता को लाभ ही नहीं है। जनता को क्या लाभ इससे कि यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है ना जो कांग्रेस में शामिल हो गई, हमें क्या लेना देना इस बात से? या बीजेपी का कोई है वो कांग्रेस में शामिल हो गया, हमें क्या लेना देना इस बात से? बात यह है कि अस्पतालों की व्यवस्था कोई नहीं देख रहा, अस्पतालों में कोई नहीं जा रहा। एक भी जनप्रतिनिधि 3 महीने से अस्पताल बनी गया, एक भी फोटो किसी अखबार में नहीं आई, न किसी टीवी चैनल में आई है।
जोशी साहब इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, जा भी रहे हैं लोग हॉस्पिटल जा रहे होंगे, लेकिन मैं तो, अरे मेरा ये कहना है कि जब अखबार में ही नहीं देख रहे, हमने ऐसी फोटोएं अखबार में तो देखी होती तो हम ये कहते भाई हमारे राजनेताओं के कोरोना हो गया, इस वजह से हो गया कि ये वहां गए। हम तो ये देख रहे हैं कि इनके कोरोना इस वजह से हो गया कि पार्टी की गतिविधियों में शामिल है, उनकी भीड़भाड़ में शामिल है। अब दिल्ली से, अगर मान लो दिल्ली से यहाँ राजनेता आ रहे हैं क्या, मैं तो ये कहता हूं कि वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी के माला चढ़ाने गए, वहां भी पालना नहीं की गई डिस्टेंसिंग की। मैं देख रहा हूं जब वो अंदर आते हैं कमरे में तो उनके पीछे चिपटते हुए फोटो लेने के लिए आते हैं, जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनके चिपटते हुए बाहर जा रहे हैं। ये पालना तो वहां भी नहीं हो रही है कि ये पालना हो रही हो। जब उनका दाह संस्कार हो रहा है प्रणब मुखर्जी का, जब देखो सबको पीपीई किट पहरा दिए। अरे भाई, उनको पीपीई किट पहराने से क्या, वो तो जा चुके हैं, अब क्या लेना देना है। अब जो बचे हुए हैं, जो वहां गए हैं, एक दूसरे के ठसड़का लगाया है, उनके पीपीई किट लगाते ना। अगर आपको कोई माला पहनाने जाना है तो आप पीपीई किट पहन के क्यों नहीं जाते? क्यों डॉक्टर ये कंपाउंडर पीपीई किट पहने? थोड़े दिन में गर्मी आप भी तो आओ, आपके गर्मी आवे। जितने राजनेता हैं ये सारे के सारे जो सभा करते हैं सब पीपीई किट पहन करके सभा करें, अगर इनको सभा करनी है तो। बिना पीपीई किट पहने अब डॉक्टरों को कितनी परेशानी होती है, दिन भर गर्मी में मरते हैं। तो थोड़ा गर्मी में मर के देखो, तब जनता पीपीई किट पहनेगी, मास्क पहनेगी। लेकिन आप जनप्रतिनिधि होते हुए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन कानूनों की पालना नहीं करते जो कानून बनाना जानते हैं। ये फांसी की सजा कर देंगे लेकिन सजा दिलाएगा कोई नहीं। अरे भाई, आप लोगों ने ये 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया तो ये पब्लिक के लिए कर दिया है, 200 रुपए मिनिमम कर दिया, पब्लिक के लिए कर दिया जिसके जेब में पैसे नहीं है। अरे साहब, मास्क खरीदने के पैसे नहीं होते गरीब के पास। आपका मास्क 10 रुपए से कम कीमत में नहीं आता और वो अपनी रोटी रोजी खाएगा या मास्क खरीदेगा? क्या इन जनप्रतिनिधियों ने फ्री में मास्क देने की ऐलान किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? क्या आप मास्क नहीं खरीदते? दिए हैं शुरुआती दौर में समाज सेवियों ने। अरे साहब, तो 8-10 करोड़ की जनसंख्या है भाई साहब। 8-10 करोड़ की जनसंख्या में आपने 1,500 बांट दिए तो क्या हो गया? मैंने देखा है आंख से, किसी ने भी 500, 1000 से ज्यादा किट नहीं में मास्क नहीं दिए हैं। मैं कहता हूं आपसे, किट देना तो दूर है, किट की कीमत 500 रुपए। ये कहां से लाके देंगे? और लाके देंगे तो कहां से देंगे? जनता के पैसों से खरीद के देंगे। ये नहीं देते, जनता के पैसे देते, जनता के पैसों से खरीद के देते हैं। मैं आ रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं आपके पास में। देश अनलॉक हो रहा है, अस्पताल भी लॉक हो रहे हैं क्योंकि वहां जगह नहीं है। और ये बड़ा एक चिंता का विषय होना चाहिए इस समाज के सामने कि हम करें क्या। निश्चित रूप से अगर आप सजग हैं, सावधान हैं, WHO, डॉक्टर्स जो आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आप हमेशा मास्क वेयर करें, सैनिटाइज करें, अपने हाथ को भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। और आज भी आप ये मान के चले कि अगर गैर जरूरी है घर में रह सकते हैं, अगर बहुत जरूरी है कि जाना ही है तो आप जाइए, और कोई जरूरी नहीं है तो मत जाइए। एक बार फिर जैमिनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैमिनी साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ठीक, 4 शुरू हो चुका है और इसी में सारी चीजें खोल दी जाएंगी। जी, आम एक पब्लिक में कुछ चर्चा रहती है कि हाँ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो आपने कहा कि नेता को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं लोग। मिनिस्टर्स आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं चपेट में, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों की जान चली गई कोरोना के कारण। तो यहां अभी कुछ समाज को डरा रही है ये तस्वीरें। देखिए योगेंद्र जी, एक्चुअली पॉलिटिशियन चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का, हमने ट्रंप को भी देखा था कि ट्रंप भी शुरू में बिना मास्क लगाए घूमते थे और अमेरिका के हालात क्या हुए आपने देख ली। तो ये ट्रंप को आप फॉलो क्यों कर रहे हो? अगर कोई ट्रंप गलती कर रहा है तो यहाँ के इंडिया के पॉलिटिशियन को गलती करने की जरूरत कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब 21 सितंबर के बाद क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को अलाउ कर दिया, वो स्कूल में जाएंगे पेरेंट्स से साइन लेके। वो तो उनकी मजबूरी है, जाएंगे। तो अनलॉक 4 बहुत डेंजरियस जोन में जा रहा है, जनता डरी हुई है इस समय। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा जो इश्यू है कि जॉब लेस इंडिया होता जा रहा है। GDP 24% डाउनफॉल आ गया है और जो मीडियम क्लास है उसके पास जॉब नहीं होने से वो हताश है। पिछले दिनों जो PM मोदी की मन की बात थी उस पर जो डिसलाइक आए
वो एक मेजर रीजन यही है कि कोरोना से आदमी साइकोलॉजिकली वीक हो गया है, उसकी पॉकेट में मनी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, उसका मनी नहीं होने से उसकी लाइफ की हनी खत्म हो गई है और उससे अनलॉक गाइडलाइंस तोड़कर फ्रस्ट्रेशन में जाना पड़ रहा है काम की तलाश में। काम है नहीं, ये बड़ा हालात से बहुत नाजुक है, एक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं मिथिलेश जी आपको रोकना भी चाहूंगा। ये आपने कहा कि निश्चित रूप से देखिए, जो जॉबलेस हैं, परिवार के खर्चे हैं, उनके बीवी बच्चों की चिंता है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं इन्हीं तरह के केसेस में, और एक समाज में एक ऐसा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता जा रहा है कि अपने को इज्जत भी बनाए रखनी है लेकिन अंदर से कंगाल भी होते जा रहे हैं। आपको ऐसा डर तो नहीं सता रहा कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थितियां रही, हम सजग और नहीं रहे, तो भयावह हालात के साथ साथ एक अराजकता का रूप भी धारण किया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाली दिवाली पर आम आदमी अपनी लक्ष्मी जी को लड्डू नहीं चढ़ा पाएगा। जो आर्थिक हालात इतने नाजुक हैं, बिना लड्डू और बिना कचौरी के दिवाली मनने वाली है। तो और उसके बाद लोग सड़कों पर आने वाले हैं। पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। तो मीडियम क्लास, वो पहले का मीडियम क्लास सड़कों पर आ जाता था, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जरिया नहीं था। लेकिन आप सोशल मीडिया की अगर आप स्टडी करेंगे, आप चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो आम आदमी है कितना फ्रस्ट्रेटेड है। अगर उसकी भावनाओं को सरकारें ईमानदारी से अध्ययन कर ले तो उनको किसी की जरूरत नहीं है, कोई विकास संस्थान बनाने की जरूरत नहीं है, किसी पीएचडी स्कॉलर की जरूरत नहीं है। वो हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी भी पॉलिटिशियन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियां अपना माहौल बनाने के लिए पॉजिटिव खबरें छपा रही है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि कोई भी जनता उन खबरों को सच नहीं मान रही है, कोई भी विकास के दावों को सच नहीं मान रही, क्योंकि उसके घर में तेल नहीं है, उसके घर में किचन खाली पड़ा हुआ है, उसका बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसका पति बेरोजगार बैठा हुआ है, पत्नी को काम नहीं है। जो बेचारी घरों पे काम करने वाली थी कोरोना के चलते, उनके जॉब चले गए। जानना चाहूंगा सर, यहाँ पे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, ये बात सही है कि राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि हम जनता के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, आशीष जी ये बात कहेंगे, हल्ला बोल जो चल रहा है बिजली के दामों की। योगेंद्र जी, अल्लाह बोल में इन्होंने अपने खुद की वेतन बढ़ा ली है। ये जनता सब जानती है कि ये पॉलिटिशियन कितने जनहितैषी हैं। खुद के बढ़ाने के लिए कोरोना काल में जब आदमी भूख से मर रहा है, इस देश का आम आदमी, तब आप अपने वेतन बढ़ाने के लिए विधेयक ला रहे हो। ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी राजनीति? इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हो? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर अभी बीजेपी दावा करेगी कि हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम है वो सरकार की नीति के खिलाफ है, बिजली के बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ है, दूसरी तरफ फ्यूल प्राइस इतने बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस करेगी। मैं तो एक बात समझ नहीं बैठ रही मेरे कि जब इतनी हमदर्दी जनता के प्रति राजनीतिक दलों की, सरकारों की है, तो बढ़ा तो यही रहे। आंदोलन की आवश्यकता क्या है? फ्यूल प्राइस कम नहीं किए जा सकते, बिजली के दामों में कटौती नहीं की जा सकती है, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सरकार की हालात, अपने आर्थिक हालात बिल्कुल भयावह है। वो अपने खर्चों में कमी नहीं करना चाहता है। कोई नेता मिनिस्टर ये नहीं करा कि मैं अपनी क्रिस्टा छोड़ के, इनोवा छोड़ के मेरी खुद की जो सफारी गाड़ी है उससे चल लूंगा। सरकार की गाड़ियां, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने पॉलिटिशियन किस कोरोना काल में उनके परिवारों को घूम के गाड़ियां देखती, तो क्या जनता समझती नहीं है? सारे मंत्रियों की गाड़ियों का मिसयूज हो रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट्स इस कोरोना काल में अपने रिश्तेदारों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का यूज कर रहे हैं। क्या सरकार का वाद सिस्टम है? तो जनता समझ नहीं रही कि जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। उसे मास्क नहीं मिल रहा, जैसे अभी जोशी जी बता रहे थे, उसे कुछ नहीं मिल रहा है जनता को। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पीडीएस सिस्टम में, सबको पता है। कैसे गेहूं थे, कम आटा था, एमपी सरकार का घोटाला खुला। तो कुल मिला के आप तो घोटाला करके माल कमा रहे हो और जनता फ्रस्ट्रेटेड है। तो कभी ना कभी क्रांति आएगी। राजनेता ही अपने आप को सुरक्षित नहीं माने। जब चाणक्य ने कहा है, जब भूख किसी धर्म को नहीं मानती है, किसी मर्यादा को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती है, अगर भूख ज्यादा बढ़ गई तो ये नेता सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये पुलिस उनको बचा नहीं पाएगी। जब जनता क्रांति करती है, सीरिया क्यों बना? सीरिया, आज सीरिया की चर्चा होती है, सीरिया क्यों बना? भारत सीरिया बनने की दिशा में तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर उसे नहीं न्यूज पेपर्स का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक डॉक्टर होम्योपैथिक, उसका बेटा सिर्फ भूख से तड़प के मर गया क्योंकि उसके क्लिनिक पे लोग नहीं आ रहे थे और 3 दिन से उस बच्चे ने कुछ खाया नहीं था, इस वजह से उसने जान दे दी। और जी पर में वकील ने सुसाइड किया क्योंकि कोर्ट नहीं चल रहा। प्राइवेट स्कूलों के टीचर सुसाइड कर रहे हैं। तो लेकिन ये सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक यूथ ऐसा भी है जो बदले की भावना से तड़फ रहा है। रोज क्राइम बढ़ रहा है।
किसी पार्टी के प्रवक्ता पर गोलियां चल रही है। राजस्थान के हालात कानून प्रशासन के बहुत अच्छे नहीं है, रोज हमले हो रहे हैं, लोग लूट हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है कि युवा फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेटेड युवा क्या करेगा? सीरिया बनाएगा, या इसे सही दिशा दी तो ये इजराइल बनाएगा। भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पिछले चुनाव राष्ट्रवाद की लहर पर आप जीत गए, लेकिन आज यहां का किसान परेशान है, युवा हैरान है, और हालात इतने खराब हैं कि वो किसी भी स्तर पर हथियार उठा सकता है। फिर आप किसी को आतंकवादी नहीं कहोगे। आप किसी डॉक्टर कफील की कल जमानत हो गई, ऐसे कई कफील तैयार हो जाएंगे। अभी भी समय है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राजनीतिक मनमुटाव को एक तरफ रखे, एक मंच पर बैठे कांग्रेस बीजेपी को भूल जाएं और उस गरीब के बारे में सोचे। केवल अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं सोचे कि हमारे विधायकों को 80 विधायकों को हमको एडजस्ट करना है। जनता के आग लगती है कि हमारे घर में रोटी नहीं है, इनको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, फिर इनको राज्य मंत्री का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। वोट उन्होंने दिए ना, तो अगर जनता वो पैसे लेके वोट देती है तो अब क्या बुराई है? तो इस लोकतंत्र का अगर आपको पूरी तरह कॉमर्शलाइजेशन करना है तो कर दीजिए। ये लोकतंत्र वाकई खतरे में है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, मैं कह रहा हूं ईमानदारी से खतरे में है। और दिग्विजय सिंह का वो बयान बहुत अहम है कि 2024 के वोट भी अगर वोटिंग मशीन से हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान में कोई वोट नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है। इस देश में जो एडोल्फ हिटलर हुआ था, उसने कहा था कि आप जनता को इतना परेशान कर दो कि वो रोटी को ही विकास मानने लग जाए। तो या तो आप इस देश में हिटलर सा ही लेके आ रहे हो, या इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो। ये अहम चुनौती दोनों दलों के लिए है, और ये सत्ता की भूख भूल जाएं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और इसमें हर राजनीतिक दल का धर्म है कि वो जनता के लिए सोचे। अगर वो जनता को भूल गए तो आपको कौन सम्मान करेगा? बिल्कुल कौन पहनाएगा जब उसको उसके कार्यकर्ता की जेब में पैसे नहीं होंगे? मिथिलेश जी, मैं आशीष जी के पास में जाना चाहूंगा। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। स्थितियां बड़ी भयावह हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बीजेपी कांग्रेस करने की आवश्यकता है। जनता भरोसा भी करती है कि आप लोग कर रहे होंगे, कुछ निश्चित रूप से कर रहे होंगे, लेकिन जो स्थितियां देखी जाती हैं, स्थितियां जो दिखाई दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोगों के सामने एक ऐसे मोड़ पे आकर के हम खड़े हो गए हैं। एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, निश्चित रूप से सरकारों के सामने भी होगी, लेकिन अभी जवाब किसी के पास में नहीं है। ये 2 किलो आटा, 3 किलो गेहूं, ये देने से काम नहीं चल सकता। 20 लाख करोड़ के पैकेज की आपकी पार्टी ने की सरकार, केंद्र सरकार ने किया, उसका कोई रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा समाज में, किया कोई धरातल पे, या तो उसकी प्लानिंग नहीं थी, केवल अनाउंसमेंट रहे। तो आज भरोसा कैसे हो पब्लिक को? और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे साफ शब्दों के अंदर, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको भी, कि एक जो नेक्स्ट स्टेज जो होगा अभी, वो होगी अराजकता। जैसे अभी मिथिलेश जैमिनी जी ने चिंता जाहिर की है कि रोटी के लिए लोग तरसेंगे और रोटी को ही लोग विकास मानेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अभी। मुझे लगता है थोड़ा सा मिथिलेश जी यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा एक्सेजरेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डबल चीजें आ रही है। एक तरफ तो आपको कोरोना से बचना है, तो आपको लॉकडाउन रखना है। चूंकि इकोनॉमिक कंपल्शन है तो हमको लॉकडाउन खोलना है, तो अनलॉक भी करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज में बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। और जहां तक आंकड़े की बात आ रही है कि जीडीपी में -23% जो क्वार्टर में गिरावट आई है, तो आप बताइए कि अप्रैल मई तक तो ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल और काफी मई का पार्ट तो पूरा बंद ही रहा है देश में। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, फैक्ट्रीज नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था, ट्रेवलिंग नहीं थी, हॉस्पिटलिटी नहीं थी, भी था, ये ऐसा नहीं है। पॉजिटिव पिक्चर्स भी आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव पिक्चर्स आ रही हैं। देखिए, अगर हम देखें तो अभी जो कार की जो ग्रोथ है अगस्त में, ये पिछले अगस्त से ज्यादा है। कार की जो ग्रोथ है, आप सेल उठा के देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर है। तो आपको कुछ चाहूंगा कि 3% बड़ी है, साउथ कोरिया की बड़ी है, बाकी अलग कंट्रीज की किसी में भी 10% से ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई है। भारत में ही 24% नेगेटिविटी आई है। तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक नीतियों में कमजोरी है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। देखिए, भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी यूएस की पॉपुलेशन डेंसिटी से डिफर करती है। तो हमारा लॉकडाउन का स्तर उनके लॉकडाउन के स्तर से डेफिनेटली डिफरेंट था। तो जब हमारा लॉकडाउन था, हमारे यहाँ पे लोगों का शिक्षा का लेवल कम है, तो हमको कंपल्शन करना ही था। और ये माइग्रेंट लेबर को हम कुछ नहीं दे पाए। बिहार में आपके खिलाफ माहौल इसीलिए कि आप माइग्रेंट लेबर आपके खिलाफ हो रही है। आप बिहार में सुशांत के बदले एक सुशांत का सीडी चला के सरकार में आना चाहते हो, लेकिन हालात ये कि वहां माइग्रेंट लेबर है वो बीजेपी को देना चाह रहा है। वो माइग्रेंट लेबर पहुंची, उनको मनरेगा का ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। मनरेगा का इस साल का जो बजट है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ कर दिया है। उनको आपको 14
चुनाव लड़ने हैं, 14 सीटों पे बाई इलेक्शन है। आप सेक्टर देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखिए, रेलवे का फ्रेट देखिए, कंपेयर कीजिए आप, रेलवे का फ्रेट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर है अभी इस साल जो कलेक्शन हुआ है। आपसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं देश में, ये जितना बताया जा रहा है। नहीं, आंकड़े तो आपकी तरफ से आए हैं 23.9 की गिरावट, हमने थोड़ी कहा जीडीपी में 23.9 की गिरावट है। इस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन स्थितियां भयावह नहीं है, अराजक नहीं जितनी बताई जा रही है। सर वही स्थिति आप आम जनता से जाकर के देखे कि लोगों के पास में काम नहीं है, लोगों के पास में की बात का पहली बार इतना डिसलाइक कैसा है? मोदी जी की मन की बात पर इतना डिसलाइक क्यों आए, आप खुद ही बता दीजिए ना। जो मोदी की दीवानी थी हिंदुस्तान की जनता, कैसे इनसे दूर होती जा रही? क्योंकि भूखे भजनन होई गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, ये हिंदुस्तानी है जी, ये हिंदुस्तान। हाँ मित्रेश जी, आशीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी आशीष जी। जी ऐसा नहीं है। अब आप कई सेक्टर्स को देखिए, मैंने सेक्टर बताया ना, पोर्ट सेक्टर है, पोर्ट सेक्टर का पीएमआई पहली बार 50 से ऊपर आया है। निश्चित रूप से अप्रैल में कम था, जून में कम था, जुलाई में कम था, पहली बार वो 52 हुआ है, एंड अबव 50 इट इज कंसीडर्ड एज सेटिस्फैक्टरी। तो आप थोड़ा समय तो देना चीजों को। देखिए ये तो प्रोजेक्ट आ गया है कि इकोनॉमिक वो ग्रोथ नहीं होगी जो पहले होती थी। अब ये पूरा ग्लोबल इफेक्ट है इसका, तो इसका जो इफेक्ट है वो पूरा ग्लोबल इफेक्ट है। जी चलिए, वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां लहूलुहाव यही है कि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन हम चाहे कितना भी कहें कि हाँ राजस्थान सरकार ने सबसे बेहतर काम किया, हम मानते भी हैं कि बिल्कुल किया होगा। मैं तो कहता हूं कि देश की हर सरकार ने, जनता को कोई नहीं मानना चाहता, अपनी तरफ से सब कुछ किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, एक भरोसा भी रखते हैं, जनता भी भरोसा करती है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं जो बिगड़ती जा रही हैं, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि जब 40 दिन का लॉकडाउन था तो लोगों ने संयम रख करके इस वजह से घरों में कैद रहे कि कल बेहतर होगा, लेकिन ये तो बिगड़ता जा रहा है। योगेंद्र जी, मैं गुड़गांव भी होया, दिल्ली भी होया, अभी शुक्रवार को कहीं भी सोशल डिसिप्लिन नहीं देखा। अभी ये बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहां भी मैंने दिल्ली में, हरियाणा भी, दोनों इनकी बीजेपी की सरकारों के हाथ में पुलिस, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्रिटिसिज्म करने में, वहां भी सोशल डिसिप्लिन नहीं था। ये पूरे देश की स्थिति है, कहीं भी सोशल डिसिप्लिन नहीं। अभी जैमिनी जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कोई बड़ा चढ़ा करके नहीं बताया। इतनी हालत खराब है रोटी रोजगार की कि अब महीना 2 महीना भी पास होगा कि नहीं, अराजकता को आप कब फेस कर लो ये कोई कह नहीं सकता। इतनी भयावह स्थिति योगेंद्र जी मैं इतनी बचपन से आज दिन तक मैंने नहीं देखी। और इसका रूट कॉज ये तो मानेंगे नहीं को, जबकि मानना चाहिए कि गलती हो गई, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, कभी कह दिया मैं प्याज नहीं खाती। ये जो बातें हैं ना, ये जनता को चुभ जाती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की भी चुभ गई थी जनता को कि पेड़ों में पैसे नहीं उगते, तो कांग्रेस की सीटें 50 रह गई थी। अब इनकी जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं तो साल भर पहले से कह रहा हूं डिबेट में कि 2024 का चुनाव भी होगा तो होगा, जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा ये चुनाव अंतिम हो जाएगा। बिल्कुल अराजकता, फासिज्म हो जाएगा पूरे देश में। ये लोग सत्ता छोड़ेंगे नहीं, ये इनके इन प्रकारेण, और जनता पूरी तरह रोटी रोजगार के लिए तरसेगी। जनता आएगी सड़कों पे और बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये दिख रहा है। आप ही देखिए, आईएलओ ने अप्रैल में कह दिया था 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की जद में आ जाएगा। ये है कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और इस बीमारी से भी मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। एक तस्वीर जो सामने आ रही है इस मुल्क की, इस प्रदेश की, वो करोगे कहां से? आपके मन में होना चाहिए करने को। आप रेलवे बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, संस्थान बेच रहे हो कोरोना की आड़ में। तो अगर आपके मन में होता तो आप जैसे इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया, ऐसे नेशनलाइजेशन करते संस्थानों का कि जनता को ज्यादा नौकरियां मिले। जो प्राइवेट कंपनी ले लेगी पूरा रेलवे, तो कोई नौकरियां देगी क्या इतनी, या कोई दूसरे संस्थानों को देगी क्या? कितने तो मीडिया चैनल बंद हो गए, कितने लोग सड़कों पे आते जा रहे हैं। ये चीज इनको समझ नहीं आ रही है। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, उसमें सारा टाइम खत्म हो चुका है। आप देखिएगा, मैंने 2 महीने ज्यादा रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा सर, मैं समझ चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि तस्वीर थोड़ी डरा रही है, लेकिन हिम्मत रखिए, डर के आगे जीत है और आपकी जीवन, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और अगर आपको बचना है, आपके परिवार को बचाना है, तो निश्चित रूप से जन टीवी की ओर से हम अपील करते हैं कि आपको अपना ध्यान खुद को रखना होगा। किसी के भरोसे मत रहिए, दूसरे को आपके भरोसे रहने के लिए आप विवश कर दीजिए। आप अगर सही हैं, आप कोशिश करिए कि लोगों को उस मूल धारणा में लाने के लिए कि मास्क एक कपड़ा नहीं है, हमारी जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर सकें, तो मुझे लगता है कि अगर आप सजग रहेंगे तो कल आपका बेहतर होगा।
और अगर हम सिर्फ इसी अंदाज में रहेंगे कि वो मास्क नहीं लगा रखा तो हम क्यों लगाएं, तो हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, समाज को खतरे में डाल रहे हैं, इस प्रदेश और देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।